हेलो दोस्तों, हमारी ज्ञान यात्रा में आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट से संबंधित धारणाओं की बात करेंगे। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजप्शंस या कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और स्टॉक एंड फ्लो जैसी मूलभूत धारणाओं की बात करेंगे। बाकी शेष मूलभूत धारणाओं की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए इकोनॉमिक्स की आधारभूत धारणाओं को समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको एग्रीगेट या संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल एंटिटी का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुल रोजगार, कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय आदि का समग्र रूप से या एग्रीगेट रूप से अध्ययन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई आधारभूत या मूलभूत धारणाओं की चर्चा की जाती है, जैसे इकोनॉमिक गुड। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई वस्तुएं नजर आएंगी, जैसे टीवी, फ्रिज, फूड, क्लॉथ, साइकिल, दीवार घड़ी, डेस्क एंड इसी तरीके की और वस्तुएं। इन सब का प्रयोग आप इसलिए करते हो क्योंकि इन सब गुड्स में आपकी आवश्यकता, ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है। आवश्यकता को संतुष्ट करने की इस क्षमता को वस्तु की उपयोगिता या यूटिलिटी कहा जाता है। इसी उपयोगिता या यूटिलिटी के कारण इन वस्तुओं की कीमत होती है। अतः ऐसी सभी वस्तुओं को इकोनॉमिक गुड्स कहा जा सकता है जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हों और जिनकी एक निश्चित कीमत होती हो। इकोनॉमिक गुड्स कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा। इसी तरह हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइनल गुड्स की भी चर्चा करते हैं। वास्तव में फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तुएं वे सभी वस्तुएं हो सकती हैं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोक्ता या कंज्यूमर द्वारा अंतिम उपभोग या फाइनल कंजप्शन के लिए किया जाता है। अर्थात अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं होती है। इसका मतलब इनको रीसेल नहीं किया जा सकता है, ये अंतिम उपभोग के लिए ही होती हैं। फाइनल गुड्स में सभी नई वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आकर अंतिम उपभोग के लिए तैयार है। फाइनल गुड्स दो प्रकार की हो सकती हैं, एक कंजप्शन गुड्स, दो कैपिटल गुड्स। यहाँ कंजप्शन गुड्स से हमारा मतलब उन सभी गुड्स या वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि। कंजप्शन गुड्स को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। एक ड्यूरेबल गुड्स जिसे टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसे गैर टिकाऊ वस्तुएं भी कहा जाता है। कंजप्शन गुड्स के अंदर हम सेवाओं को भी ले लेते हैं। ये तीसरी टाइप की कंजप्शन गुड्स के रूप में हम इसे देख सकते हैं। फाइनल गुड्स का दूसरा वर्ग होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से हमारा मतलब उन सभी वस्तुओं से है जो टिकाऊ होती हैं और जिनका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स का प्रयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में भी किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स को उत्पादन प्रक्रिया या प्रोडक्शन प्रोसेस में बदला नहीं जाता है। कैपिटल गुड्स को अंतिम रूप से कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है। चूँकि फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स से मिलकर बनती हैं, अतः इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं इसके विषय में भी जानना जरूरी है। इंटरमीडिएट गुड्स वे सभी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग फाइनल गुड्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स तब तक रीसेल हो सकती हैं जब तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती हैं, अर्थात इनका प्रयोग कई प्रकार के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स का स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में बदलता रहता है। इंटरमीडिएट गुड्स में रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, सॉइल, व्हीट आदि को उदाहरण स्वरूप शामिल किया जा सकता है। दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल फाइनल गुड्स के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। इसी तरह स्टॉक और फ्लो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। स्टॉक से हमारा अभिप्राय किसी भी वस्तु की उस मात्रा से है जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। जैसे भारत की जनसंख्या जो 30 दिसंबर 2021 में 140.76 करोड़ थी, एक स्टॉक है। इसी प्रकार प्रवाह से हमारा अभिप्राय किसी भी वस्तु की उस मात्रा से जिसे समय की एक अवधि में मापा जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट
राष्ट्रीय आय आदि प्रवाह के उदाहरण हैं। इन दोनों में अगर अंतर देखना चाहे तो इस अंतर को फिर से समझा जा सकता है कि स्टॉक को समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जबकि फ्लो को मापने के लिए एक अवधि का सहारा होता है। वैसे देखा जाए तो फ्लो एक अवधि में स्टॉक में होने वाला परिवर्तन भी है। जो मात्रा एक अवधि में फ्लो होती है वही मात्रा समय के एक निश्चित बिंदु पर स्टॉक में बदल जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम और अन्य महत्वपूर्ण धारणाओं पर चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारी ज्ञान यात्रा की और महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल बुद्धिप्रिया द नॉलेज बिस्टोवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।